क्या बाबर के नाम से आप लोग नाराज हो गए? सवाल इतना है, बाकी सब कहानी ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सवाल, बाबर के डीएनए का प्रश्न है, सपा क्यों कूदी? आपकी बाबर से कोई लेना देना? आप बाबर के साथ खड़ा जितनी देर रहेंगे क्या किसी कारण से, उतना ही मुश्किल होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो न्यूज़ चैनल संगम की आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने डीएनए की बात की है, वो भी बाबर के डीएनए से, पता नहीं बहुत सी पार्टियों को क्यों अपने आप को उससे जोड़ लिया है। और इसमें सबसे जो अग्रणी है वो सपा प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी है। वो पता नहीं क्यों अपने आप को बाबर के वजह से जोड़ने लगे हैं और वो अनाप शनाप बकने लगे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं अशोक यादव जी आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः मैं राजनीतिक लोगों के पास बाद में आता हूं, लेकिन आज आपसे शुरू करूंगा। बात आई कि बाबर की मानसिकता और बाबर का डीएनए, उस वैसी प्रकृति के लोग, उनका डीएनए एक है जो बाबर को के साथ खुद को जोड़ते हैं। बांग्लादेश में भी वही उत्पात हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों भड़की, क्यों कूदी? ऐसा तो कहा नहीं गया था कि समाजवादी पार्टी या उसके किसी नेता का नाम लिया गया हो, नहीं ना। नाम केवल बाबर का लिया गया, फिर संभल कहा गया और बांग्लादेश कहा गया। समाजवादी पार्टी क्यों करेगी? हम सब लोग अपना डीएनए कराएंगे। अशोक जी, सपा का तो नाम नहीं लिया गया कहीं। क्या बाबर के नाम से आप लोग नाराज हो गए? सवाल इतना है, बाकी सब कहानी ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सवाल, बाबर के डीएनए का प्रश्न है, सपा क्यों कूदी? आपकी बाबर से कोई लेना देना नहीं। आपके मोहल्ले का है बाबर? नहीं। ताखा का है बाबर? क्या जसवंत नगर में? नहीं ना। आपसे क्या लेना देना बाबर से? आप क्यों कूदे? अमिताभ जी, देखिए, जिस तरह से एक जाति विशेष को, या तो फिर लेना देना नहीं। बाबर की जात से आपके क्या लेना देना? बाबर की जात का तो कोई आदमी नहीं यहां। अमिताभ जी, देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं इस तरह की, तो उनके दिमाग में बहुत सारे उसमें वो चल रहे होते हैं, क्रियाकलाप चल रहे होते हैं कि ये बात बोलेंगे तो हम किसको टारगेट करेंगे। और देखिए, एज ए विपक्षी दल, हम समाजवादी पार्टी, एक बात कहूं, बाबा आप लोग ट्रैप में फंस गए। अशोक जी माफ करिएगा, मेरी समझ कहती है आप ट्रैप में फंस गए। नहीं, आप जितना नहीं, इसलिए इस एक से सुन लो, बाकी मानना माना, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आपकी पार्टी स्वतंत्र है। आप बाबर के साथ खड़ा जितनी देर रहेंगे क्या किसी कारण से, उतना ही मुश्किल होगी। जान लीजिए, भारत में बाबर की पैरवी नहीं हो सकती ना, किसी एंगल से नहीं हो सकती ना। मुझे पता नहीं, आप लोग बाबर के डीएनए के नाम पर सपा के सारे लाखों लोग डीएनए कराने को तत्पर हो गए। अशोक जी, नहीं, ये बड़ी घटना हो जाएगी कि बाबर के नाम पर, बाबर के सम्मान में सपा मैदान में नहीं, ऐसा नारा चलेगा। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, उस चीज को दूसरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। जो आपने कहा कि बाबर की बात को लेकर के समाजवादी पार्टी क्यों, क्योंकि बाबर से संभल का क्या ताल्लुकात? मैं तो यही मेरा अगला सवाल था, आपसे निवेदन था कि बाबर से संभल का क्या कनेक्शन हो सकता है, या संभल का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन हो सकता है, या हिंदुस्तान का बांग्लादेश से क्या संबंध हो सकता है? हिंदुस्तान के हिंदू अलग हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम अलग हैं, बांग्लादेश के हिंदू अलग हैं, बांग्लादेश के मुसलमान अलग हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के हिंदुस्तान में जिस तरह से एक पॉलिटिकल माहौल, एक जो पोलराइजेशन का माहौल बनाया जा रहा है, इसका संबंध समझ में नहीं आ रहा हम लोगों की। अगर आपने कहा ना कि संबंध सपा का बाबर से क्या है, मैं तो वही कह रहा हूं कि वो बांग्लादेश से भारत का क्या कनेक्शन है? अगर वहां का हिंदू है, वहां का मुसलमान, वो अलग देश का हिंदू मुसलमान है, हमारे देश का हिंदू मुसलमान अलग है, तो इसको जोड़ने का संबंध से क्या ताल्लुकात है? देखिए, मैं तो लास्ट 10 सेकंड जी, देखिए, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपना डीएनए दे रहे हैं, जांच कर लीजिए, और माननीय योगी जी भी अपना डीएनए अगर कहें तो दे दें, और ताकि जांच हो जाए कि जो गांधी, जो राष्ट्रपिता के हत्यारों का डीएनए किससे मैच कर रहा है, जो माफी वीर सावरकर का डीएनए किससे मैच कर रहा है, कम से कम ये भी मैचिंग हो जाए ना एक बार कि किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल ठीक है। बाबर का डीएनए आप लोग लाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। बाबर का डीएनए की शीशी कौन लाएगा? सपा लाएगी? कौन लाएगा? तुम ये करने ढूंढना पड़ेगा। खैर, मैं एक बात कहता हूं, अशोक जी ने 2 प्रश्न रखे, बाकी तो पॉलिटिकल वो है, टिप्पणियां हैं। 2 प्रश्न उन्होंने रखे, उनका उत्तर देना व्यासपीठ के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए व्यासपीठ है। संभल से बाबर का वही रिश्ता जो अयोध्या से है।
वहां भी मंदिर ध्वस्त किया, संभल में भी बाबर के ही सिपहसालार ने मंदिर ध्वस्त किया और यहां मस्जिद बनाई। इसलिए रिश्ता बनता है। अशोक जी ने पूछा, वही बात ओवैसी पूछ रहे थे शायद, कि बांग्लादेश से हम लोगों का क्या लेना देना। मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 से पहले, विभाजन से 1 मिनट पहले तक ये यही थे, सब एक ही थे, सब भारतीय थे, पुश्तों से लेना देना कैसे नहीं रहेगा भाई मेरे? सब भारतीय थे। ये कोई मंगोलियन है क्या कि तुर्क हैं? नहीं, ये अरब के लोग नहीं है ना मित्र। ये तो इनके पुरखे यही मरे जिए। 47 में पाकिस्तान बना, 71 में बांग्लादेश बना, सब इसी भारत माता की संतान हैं। बांग्लादेश में जो लोग हैं सबके 3 पीढ़ी पहले यही थे कि नहीं थे भारत में? सबकी नागरिकता भारत थी कि नहीं थी? तब इसलिए अशोक जी फिर रिश्ता तो बनेगा। ये जापान का मसला नहीं, ये सूडान का मसला नहीं, ये अफ्रीका का मसला नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत का विशिष्ट रिश्ता है, उसको नकार नहीं सकते। इसलिए हमारी चिंता जायज है। जब बांग्लादेश बना था तो 27% हिंदू था अशोक जी, आज 7% बचा, 71 से लेकर अब तक। उधर वालों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रही है, और हिंदुओं की आबादी सिकुड़कर 7% पर आ गई। और ऐसा नरसंहार होता रहा तो पता लगेगा 1% भी बचना मुश्किल है। इसलिए चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। ध्रुव पाठक साहब, ये डीएनए का मसला क्या है, थोड़ा समझाइए, फिर मैं फजील अहमद साहब के पास चलूं। धन्यवाद अमिताभ जी। जी धन्यवाद। अखिलेश जी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप तुरंत समझ गए कि ये योगी जी के एक ट्रैप में फंस रहे हैं। ये सही बात है। योगी जी ने जो नारा दिया था, जो बाईपोल में रिजल्ट आया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका उसको बेनिफिट मिला है। कुंदर की सीट का उसका एग्जाम्पल है, सीधा साधा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश जी एक तरफ वोट लेने के लिए ये जो डीएनए वाले मामले में जो हाइपर हुए हैं, वो आक्रामक तरीके की पॉलिटिक्स सीख गए 2024 के बाद। वरना ज्यादातर अखिलेश जी बहुत पोलाइट पॉलिटिक्स करते थे। वो जिस तरीके से आक्रामक हुआ और ये मुद्दा उसने जैसे लपक लिया है, उस हिसाब से देखे तो इसको पूरा पूरा बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जी ये बयान दे चुके हैं कि एक है तो बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने बोल दिया है कि एक है तो सेफ है। उसका महाराष्ट्र में सीधा साधा उसको रिजल्ट दिख गया क्या आया है। और विपक्ष का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये रहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, ना उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया, ना कुछ ठोस तरीके से इन लोगों ने ऐसा दिखाया कि हम वहां के हिंदुओं के साथ है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो ये सब परिस्थितियां देखते हुए एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके योगी आदित्यनाथ जी का अपर हैंड है, और अखिलेश जी को कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, अभी तो चुनाव को कहीं टाइम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक एरा सेट कर दिया है कि 27 का इलेक्शन किस बेस पे लड़ा जाएगा। जी फजील अहमद साहब, बाबर के डीएनए के साथ कोई क्यों हिंदुस्तान में खड़ा हो? बाबर से तो कोई लेना देना नहीं, एक आक्रमणकारी था, घोड़े पर ऊंट पर सवार होके आया। इसीलिए पहले सवाल पूछे, फिर बोलने के लिए बुलाया आपको, है ना? तो बाबर के डीएनए के साथ कोई क्यों खड़ा हो भारत का व्यक्ति? बाबर की वजह से ही तो एक बार अखिलेश यादव और 2-3 बार तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। बाबर की वजह से बन गए ना। बाबर का डीएनए इस देश में खत्म थोड़े हो गया है, आबादी है इस देश की। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की मीडिया, इंडिया की, भारत की मीडिया बांग्लादेश के बारे में दिखा रही है, उसी तरह से बांग्लादेश की मीडिया ये दिखा रही है कि संभल में हिंदूवादी सरकार ने 5 मुसलमानों का कत्ल कर दिया। ये बांग्लादेश में चल रहा है। तो क्या हमारी मीडिया, बांग्लादेश की मीडिया यही वार कर रही है? पार्लियामेंट चल रही है 4-5 दिन से, एक बार वो तो पार्लियामेंट में गिरिराज सिंह भी नहीं उठाए जो दुनिया भर की हिंदू की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू की बात करने की एक बार कोई पार्लियामेंट, बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर ही उठा दिए होते। लोकसभा में क्यों नहीं उठाया मामला? इसलिए कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। कोई भी अगर पार्लियामेंट में ना उठाते, जो रोज नेता बाहर बोल रहे,
पार्लियामेंट चल रही तो नहीं बोल रहे। नंबर एक बात, आपने मीर कासिम की बात की, हम वहीं से शुरू करते हैं। बाबर तो खैर, अब जो है बाबर साहब की हम क्या बात करें, क्योंकि आप उतना टाइम देंगे नहीं हमको। तो मीर कासिम जब आए भारत में तो अफगानिस्तान के रास्ते से आए, तो वहां पे जब हमला किए तो साधु जाकर के छिप गए किले में और 7 दिन तक हमला नहीं किए। तो बाहर निकल के आए और कहे कि हमने अपने ज्योतिष से देख लिया है, विजयी तुम ही होगे। लेकिन रास्ते में एक अड़ंगा है। बोले क्या अड़ंगा है? कहा ये बुद्ध मठ है, इसको तोड़ दो तो तुम्हारा रास्ता साफ है। वहां भी तोड़वा दिया बुद्ध मठ, और वहां से तोड़वा करके पूरा बुद्धिस्ट समाज के बारे में वो खत्म कर रहे, और उसको जो है कह रहे कि तोड़ दो तो हमारा देश, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। और अल्लोपनिषद इन लोगों ने 108 उपनिषद में एक उपनिषद लिखा अल्लोपनिषद। उस अल्लोपनिषद में ये लिखा गया है कि अकबर जो है महान राजा था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। पूरा उपनिषद अकबर की तारीफ से भरा पड़ा है। अगर इतना ही चरण चुंबन करना था तो जिसका दादा ही न था बाबर दादा थे अकबर के, तो उसने सारी मंदिरें तोड़वा दी। तो उसके ही पौत्र का आप इतना चरण चुंबन क्यों कर रहे थे? क्यों उपनिषद लिख दी उसके शान में? इतने चरण चुंबन करने का तो किसका डीएनए है? ये किसका डीएनए है? देश के अंदर बंटवारा, फूट डालो, राज करो, छुआछूत करो, अछूत समझो, नीच समझो, आदिवासियों को नीच समझो, वो पिछड़ी जाति को नीच समझो। ये सब कौन कर रहा है? किसका डीएनए है इस देश के अंदर? 5-10% जिसकी आबादी है वो आरक्षण पा रहा है 51%, और जिसकी आबादी है 85% वो आरक्षण पा रहा है 49%। ये सब किसका डीएनए है? बात जब डीएनए की होती है, अब रुकना होगा। अब रुक जाओ, आगे बात। 49% और 85% इतना आरक्षण 100% में समा ही नहीं सकता, इसलिए फजील अहमद की जानकारी यहां पर गड़बड़ा जाती है ना। 85 वो पारे, 49 वो पारे, जोड़ दो, 100 में आ गया, नहीं आया। कहां चुटकुला कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। और दूसरी बात मैं बता दूं, फजील अहमद को इस बात की वो कहां से ढूंढ के लाए, उनके उस पर मैं विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन अकबर के समय में 1550-60 का जो दौर रहा, उस समय जब अकबर का शासनकाल रहा होगा, उस समय कोई उपनिषद नहीं लिखा जा रहा था। वो भक्ति काल था भारत का। हिंदी अवधि में कविता लिखी जा रही थी, ठीक है ना। अब फजील अहमद को पता ही नहीं ABCD, उनको किसी ने पकड़ा दिया व्हाट्सएप से। अरे मेरे भाई, वो आपको पता है उपनिषद कब रचे गए? नहीं पता, लेकिन आपको किसी ने पकड़ा दिया, बोले चलो जी ले लो। यही लोग भारत में तनाव का कारण बनते हैं। बोले जो उपनिषद में अकबर का नाम है, बता, गजबे कर दिए यार, हद है। किस्सा भी बनाओ तो कम से कम ऐसा बनाओ जो टिक जाए। वेद पुराण स्मृतियां उपनिषद कब की रचनाएं हैं, और गजब बात है। और ये चुटकुला से ही हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बताइए, इस बात को कोई मतलब जो शिक्षित नहीं है वो भी इस बात को खारिज कर देगा कि यार कैसी मजाक कर रहे हो। कल को ये हमें तो खतरा ये लग रहा है कहीं फजील भाई ऋग्वेद में औरंगजेब का ना जिक्र ले आए। बोले ऋग्वेद में औरंगजेब की जीवनी है। जब पढ़ना ऋग्वेद है नहीं तो कुछ भी रेले रहो। यही चीज खराब है, ये समझना चाहिए। ये समझे बिना मोक्ष नहीं है मित्र, ठीक। 185% आरक्षण इनको मिल रहा और 49% उनको मिल रहा, 50%। अरे जोड़ दो, 100 के अंदर आ जाएंगे। कहीं तो सेंस रखो यार, ये बिल्कुल विचित्र चल रहे हो ना। अरे आपने 85% बताया भाई, गजब बात करते हो। कहीं तो गणित देखो, बेसिक मैथमेटिक्स का तो ख्याल रखोगे यार। खैर, इस पर देश चिंतन करेगा कि कौन से उपनिषद में औरंगजेब। मुझे लग रहा है आगे चलने के बाद ऐसा ना हो कि अगली पीढ़ी आए वो ये कहे असदुद्दीन का जिक्र मत्स्य पुराण में है और शिव पुराण में है। कह सकते हैं जब व्हाट्सएप ही खेलना है। अशोक जी, ये तो भारत की पूरी धुरी बदल जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी और जियाउर रहमान अंसारी का जिक्र पता लगा कूर्म पुराण में है, शिव पुराण में है, वाल्मीकि रामायण में है। गजबे है देश भाई।